हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ब्रिक का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि ब्रिक होता क्या है, और ब्रिक के दूसरा टॉपिक इन था हम लोग का कि ब्रिक के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का था हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पहला लेक्चर में डिस्कस किए थे वो था डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक। इसके बाद आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, राइट। तो जिसको जो जो पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहले वीडियो देख लें, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो देखें तो अच्छा समझ में आएगा, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक का मतलब ये होता है कि ब्रिक को बनाने का क्या प्रोसेस होता है, ब्रिक आखिर बनता कैसे है, राइट। तो ब्रिक बनाने का हमको पहला लेक्चर में भी हम डिस्कस किए थे कि फोर मेथड होता है, राइट। जिसमें पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मतलब मिट्टी को प्रिपेयर्ड करना, उसको तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना, उसके जो पेस्ट होता है, ब्रिक का एक पेस्ट बनता है उसको तैयार करना। सेकंड होता है मोल्डिंग, ठीक ना, मतलब उसको एक मोल्ड देना, ढांचा तैयार करके ढांचा देना। उसके बाद होता है ड्राइंग, ड्राइंग मतलब सुखाना, ठीक ना। तो ड्राइंग होता है उसका तीसरा प्रोसेस। और चौथा प्रोसेस होता है बर्निंग। बर्निंग मतलब उसको हम लोग ईटा के फड्डी में हम लोग उसको डालते हैं ताकि वो अच्छे से बर्न हो सके, राइट। ताकि उसका टेक्सचर अच्छा आए, सब कुछ अच्छा आए, स्ट्रेंथ अच्छा आए, राइट। तो हम लोग चलिए एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला हम लोग का है कि प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, मतलब हम लोग ब्रिक अर्थ मतलब मिट्टी को हम लोग प्रिपेयर्ड करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्ले भी बोल सकते हैं इसको, ब्रिक अर्थ को। तो हम लोग आखिर क्ले कैसे बनाते हैं, प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला लिखा हुआ है अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टॉप 20 सेंटीमीटर ऑफ क्ले, मतलब ऊपर का जो हम लोग अगर कहीं से भी अगर हम लोग मिट्टी ले रहे हैं तो हम लोग मिट्टी तो तुरंत उठा नहीं लेंगे कि हमको मिट्टी लेना है, ठीक ना। उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं, बहुत सारे कुछ होते हैं। तो सबसे पहले हम उसका जो ऊपर का लेयर होता है वो 20 सेंटीमीटर तक रिमूव कर देते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट है डिगिंग। डिगिंग मतलब एक्सकवेशन ऑफ क्ले बिलो 20 सेंटीमीटर, मतलब एक्सकावेट करना, खोदना, ठीक ना। 20 सेंटीमीटर हम रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हम लोग 20 सेंटीमीटर खोदते हैं, मतलब एक्सकवेशन करते हैं क्ले को, राइट। उसके बाद तीसरा पॉइंट है क्लीनिंग। क्लीनिंग मतलब सफ़ा करना, क्लीन का मतलब आप लोगों ने सफ़ा करना। तो रिमूवल ऑफ विजिबल इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन पेबल्स, प्लांट टिश्यूज। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जो भी हम लोग अपने आँख से हमको विजिबल हो रहा है, क्या क्या विजिबल हो रहा है, तो स्टोन पेबल्स मतलब स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े, प्लांट टिश्यूज, प्लांट मतलब पौधे के जो टुकड़े होते हैं, तने होते हैं, और भी एक्स्ट्रा जो भी, मतलब मेरे आँख से जो भी चीज़ दिख रहा है उसको हम लोग क्लीन करना, राइट। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथा ये है कि वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है, मैक क्ले होमोजीनियस टू इन्वायरमेंट, मतलब जो हम लोग क्ले बना रहे हैं, जो हम लोग मिट्टी का पेस्ट तैयार कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट के अनुसार होमोजीनियस हो, समझे, इन्वायरमेंट के अनुसार होमोजीनियस हो। उसके बाद इसी में एक पॉइंट है ऑक्सीडाई ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है कि लूजेज इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। उसी के बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट भी है कि रिमूवल ऑफ साल्ट विथ रेन वाटर। रेन वाटर से साल्ट को रिमूव करना। अब बोला जाएगा कि इसमें रेन वाटर का क्या रोल है। तो हम लोग जो क्ले बनाएंगे वो तो एक फिल्टर वाटर से बनाएंगे नहीं, वो तो कहीं ना कहीं से वाटर हम लोग कहीं तालाब से लेंगे, पॉन्ड से लेंगे, रिवर से लेंगे, कहीं से तो लेंगे, तो वो रेन वाटर ही रहेगा, ठीक ना। तो उससे हम लोग साल्ट को रिमूव करेंगे ताकि कोई भी वो ब्रिक बनाएंगे, ब्रिक में जब वो वाटर लगेगा वो ब्रिक पर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग
रेन वाटर से साल्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला इसका पॉइंट है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब इसको बोल सकते हैं एक मिक्सिंग भी तरह का, ठीक ना। तो इसी में पॉइंट लिखा हुआ है मिक्स ऑफ सैंड, लाइम और पोजोलोनिक मटेरियल एंड वाटर। मतलब ब्लेंडिंग में अगर इसको मिक्स करेंगे तो क्या चीज़ का मिक्सर होता है, तो सैंड का होता है, लाइम का होता है, पोजोलोनिक मटेरियल का होता है और वाटर का होता है, राइट। ये देखे भी होंगे आप लोग बहुत सारे जगह पे, ठीक ना। उसके बाद इसका पॉइंट है टैंपिंग या पगिंग। टैंपिंग में क्या होता है, कॉम्पैक्शन ऑफ पेस्ट इन ऑर्डर टू रिमूव इंटरप्टेड एयर वॉइड्स। अब हम लोग कभी भी घर ढालते हैं, जैसे घर का ढलाई होता है तो उसमें भी हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं कोई भी चीज़। क्यों कॉम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें जो एयर वॉइड्स है वो रिमूव हो जाए, ठीक ना। तो उसी तरह हम लोग ब्रिक बनाने के लिए भी जो हम लोग पेस्ट तैयार करते हैं उसको हम लोग पगिंग करते हैं, टैंपिंग करते हैं, राइट, कॉम्पैक्शन करते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जितना उसमें एयर वॉइड्स है वो क्ले का पेस्ट में जितना एयर वॉइड्स है वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट कैरिड आउट इन पग मिल। लेकिन जो टैंपिंग किया जाता है, जो पगिंग किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, तो इसका पग मिल होता है, पग मिल में ये कैरिड आउट किया जाता है, पग मिल में इसको तैयार किया जाता है, राइट। तो अब देखते हैं हम लोग पग मिल कि कैसा होता है। तो देखिए ये एक शेप है पग मिल का, राइट, ये है पग मिल, ठीक है। तो दोस्त आगे हम लोग देखते हैं कि पग मिल होता क्या है, राइट। तो ये है पग मिल का डायग्राम, राइट। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि पग मिल आखिर होता क्या है। तो देखते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे कि कॉनिकल ट्यूब विच सेंक्ड इन ग्राउंड बाय 60 सेंटीमीटर हैविंग वर्टिकल शाफ्ट विथ हॉरिजॉन्टल आर्म्स कंटेनिंग शार्प नाइफ्स। इसका मतलब क्या है कि जो ग्राउंड से इसका जो सैंक का हाइट है, राइट, ये जो है दिखाते हैं आप लोग को, ये जो हाइट है, राइट, ये क्या है, सैंक का हाइट है ग्राउंड से, कितना है 60 सेंटीमीटर, राइट। हैविंग वर्टिकल शाफ्ट, ये है एक वर्टिकल शाफ्ट, आप लोग को दिखाते हैं, ये है वर्टिकल शाफ्ट, ठीक है। विथ हॉरिजॉन्टल आर्म, ये जो है ना ये हॉरिजॉन्टल आर्म है, ठीक ना। और ये जो है वो शार्प ब्लेड्स है, राइट। इसका डायग्राम आप लोग को हम दिखाते हैं, एक्चुअल डायग्राम क्या होता है। तो ये देखिए ये है इसका एक्चुअल डायग्राम, राइट। इसमें देखिए ये लॉन्ग हॉरिजॉन्टल आर्म है, ये आर्म विथ नाइफ्स है, राइट, ये वर्टिकल स्टाफ है, ये ग्राउंड लेवल है, राइट। इसके आगे हम लोग देखते हैं, देख लिए हम लोग कि पग मिल होता क्या है आखिर में। इसके बाद ये हम लोग का हो गया जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ या प्रिपरेशन ऑफ क्ले। अब दूसरा था क्या, दूसरा था मोल्डिंग, मतलब इसको हम लोग मोल्ड कैसे करते हैं। तो मोल्डिंग करने का दो तरीका होता है, एक हैंड मोल्डिंग और एक मशीन मोल्डिंग, राइट। यहाँ पे आर लिखा गया, यहाँ पे एन होगा, राइट, यहाँ पे एन होगा, एन। तो हैंड मोल्डिंग भी दो तरह से होता है, ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग, ठीक है। और मशीन मोल्डिंग भी दो तरह से होता है, वो होता है प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग और ड्राई क्ले मोल्डिंग। अब आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक एरो दिया हुआ है, तो ये एरो नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। ये मेरा नोट्स है तो हम अपने नोट्स में ये मेरा सिंबल है, वहाँ पे आगे जगह नहीं था तो मैं यहीं पे इसको अटैच कर दिया, लेस देन का साइन है, ठीक ना। बेटर जैसे इसको हम समझाते हैं, जैसे ग्राउंड मोल्डिंग से बेटर है टेबल मोल्डिंग, टेबल मोल्डिंग से बेटर है प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग, और प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग से बेटर है ड्राई क्ले मोल्डिंग, राइट। वही यहाँ पे ये लेस देन का सिंबल दिया हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे कोई एरो है, राइट। उसके आगे देखते हैं हम लोग, उसके आगे है ड्राइंग, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा सा पॉइंट, ग्राउंड मोल्डिंग क्या होता है, टेबल मोल्डिंग क्या होता है, ठीक ना। ड्राइंग मतलब हम लोग सुखाना, जो सुखाते हैं ना, ड्राइंग मतलब सुखाना होता है। तो ड्राइंग भी दो तरीके से होता है, एक नेचुरली ड्राइंग होता है और एक आर्टिफिशियली ड्राइंग होता है, राइट।
ये भी हम लोग देखेंगे आगे, अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस कर ले रहे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद चौथा होता था बर्निंग। बर्निंग भी दो तरीके से होता है, एक क्लैंप में होता है, मतलब भट्टी में होता है, और एक किल में होता है, ठीक ना। तो किल भी दो तरीके से होता है, इंटरमीडिएट किल और कंटिन्यूअस किल। इंटरमीडिएट किल में भी दो तरीके का होता है, अप ड्राफ्ट किल और डाउन ड्राफ्ट किल, राइट। कंटिन्यूअस में भी 3 तरीके का है, बुल फ्रेंच किल, हॉफमैन किल और टनल किल, राइट। अब यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि इन ग्राउंड मोल्डिंग द रिजल्टेंट ब्रिक सरफेस विल बी नॉट यूनिफॉर्म। मतलब अगर हम मोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग मोल्डिंग का यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ग्राउंड मोल्डिंग का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड मोल्डिंग में जो ब्रिक का जो सरफेस होता है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब यूनिफॉर्म शेप नहीं होता है उसका, ठीक ना। एक यूनिफॉर्म शेप होगा तो वो यूनिफॉर्म शेप नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, राइट। उसके बाद जो पॉइंट है वो है इन टेबल मोल्डिंग। टेबल मोल्डिंग में होता है फ्रॉग कैन बी प्रोवाइड इन ब्रिक। फ्रॉग आप लोग को दिखाएंगे फ्रॉग क्या होता है, ऐसे दिखा देते हैं, एक सेकेंड। ये हो गया आपका एक ब्रिक, राइट, ये हो गया ब्रिक, ठीक है। यहाँ पे एक इस तरह का होता है, नाम लिखा हुआ किसी का, सपोज XYZ, तो इसी को हम लोग फ्रॉग बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉग मतलब मेढक मत समझ लीजिएगा, ठीक ना। इसी को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रिक में हम लोग इसको फ्रॉग बोलते हैं, ठीक है। तो यही है फ्रॉग। तो यहाँ पे लिखा हुआ इन टेबल मोल्डिंग फ्रॉग कैन बी प्रोवाइडेड इन ब्रिक बाय यूजिंग स्टॉक बोर्ड और पैलेट्स। स्टॉक बोर्ड और पैलेट्स के यूज से हम लोग यहाँ पे ब्रिक में फ्रॉग प्रोवाइड करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है स्टॉक बोर्ड हैविंग द प्रोजेक्शन ऑफ ब्रांड नेम, राइट। इसका ये कैसे आता है, स्टॉक बोर्ड जो आता है वो ब्रांड नेम के लिए आता है, राइट। प्रोजेक्शन ऑफ ब्रांड नेम, ये किसको प्रोजेक्ट करता है, तो ये ब्रांड नेम को प्रोजेक्ट करता है, राइट। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट है द एम ऑफ प्रोविजन ऑफ फ्रॉग टू इम्पैक्ट लैटरल स्टेबिलिटी एंड शियर की। इसका मतलब है कि जो मेरा फ्रॉग का प्रोवाइड करने का जो एक लक्ष्य होता है, एम होता है, वो क्या है, क्या इम्पैक्ट करवाना है, तो लैटरल स्टेबिलिटी, राइट। मतलब लैटरल में स्टेबल हो, कोई भी ब्रिक हम लोग जोड़ते हैं तो वो लैटरली स्कीड ना करे, राइट, लैटरली टूट ना जाए। और शियर की मतलब शियर स्ट्रेंथ उसमें डेवलप हो, शियर स्ट्रेंथ बना रहे उसमें, राइट, इसीलिए हम लोग उसको शियर की बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द साइज ऑफ मोल्ड इज कैप्ट 10 to 12% मोर देन रिक्वायर्ड साइज ऑफ ब्रिक इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ श्रिंकेज। इसका मतलब है कि हम लोग जो मोल्ड का साइज रखते हैं वो 10 to 12% ज़्यादा रखते हैं साइज ऑफ ब्रिक से, मतलब जो ब्रिक का एक्चुअल साइज है उससे हम लोग 10 to 12% जो मोल्ड का साइज है वो ज़्यादा रखते हैं। अब क्यों रखते हैं, इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ श्रिंकेज, मतलब श्रिंकेज से बचाए रखने के लिए, राइट। मतलब वो सिकुड़े ना, उससे हम लोग बचाए रखने के लिए हम लोग उसका साइज मोल्ड का 10 to 12% बड़ा रखते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगला पॉइंट है ड्राइंग इज डन बिफोर बर्निंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट, अदरवाइज एक्सेसिव श्रिंकेज विल अकर्स। विल अकर्स इसका मतलब हो गया है कि हम लोग बर्निंग करने से पहले हम लोग ड्राइंग करते हैं, ठीक ना। अब हम लोग ड्राइंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिड्यूस हो। अगर हम लोग बर्निंग करने के पहले हम लोग ड्राइंग नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो श्रिंकेज है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होने का चांस रहेगा, एक्सेसिव श्रिंकेज विल अकर, राइट, बहुत ही ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा। उसके बाद बर्निंग हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। बर्निंग क्या है, तो बर्निंग होता जो है वो बर्निंग अलग अलग स्टेज में होता है।
जैसे कि इसका 3 है बर्निंग का स्टेज। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में क्या होता है देखते हैं। डिहाइड्रेशन जो होता है ना वो 400 डिग्री सेल्सियस से 650 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम लोग देखते हैं कि डिहाइड्रेशन में क्या होता है, मतलब 400 डिग्री सेल्सियस से 650 डिग्री सेल्सियस में आखिर होता क्या क्या है, ठीक ना। तो इसमें पहला है लिखा हुआ कि रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर को ये रिमूव करता है, राइट। दूसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ कार्बोनेशियस मैटर एंड पायराइट्स, राइट। रिमूवल ऑफ कार्बोनेशियस मैटर्स एंड पायराइट्स, राइट। रिमूवल ऑफ कार्बोनेशियस मैटर एंड पायराइट्स। पायराइट्स का यहाँ पे मतलब ये होता है कि जो ब्रासी येलो कलर का होता है ना वो भी रिमूव कर देता है, राइट, और कार्बोनेशियस मैटर को भी रिमूव करता है। उसके बाद जो पॉइंट है डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, राइट, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड को ये डिहाइड्रेट कर देता है, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डीकार्बोनेशन ऑफ कार्बोनेट मैटर। अब डीकार्बोनेशन मतलब क्या होता है, तो डीकार्बोनेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो डीकार्बोनेशन ऑफ कार्बोनेशियस मैटर, ठीक है। उसके बाद है अगला पॉइंट, मतलब अगला प्रोसेस, अगला स्टेज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो होता है वो 650 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसमें क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें है पहला पॉइंट कंप्लीट रिमूवल ऑफ कार्बोनेशियस मैटर, मतलब पहला स्टेज में भी जो था वो कार्बोनेशियस मैटर रिमूव कर रहा था, यहाँ पे कंप्लीटली रिमूव ऑफ कार्बोनेशियस मैटर है। समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेशन में 550 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस में पूरी कार्बोनेशियस मैटर जितना भी रेस्ट रह जाता है पहला स्टेज में डिहाइड्रेशन में, वो ऑक्सीडेशन में आके कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है फेरस आयरन, उसके बाद डैश दिया एरो दिया हुआ है फेरिक आयरन, मतलब फेरस आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक आयरन में, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयरन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है क्या है, तो विट्रिफिकेशन। विट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है, अचीविंग ग्लासी सरफेस। और ये जो विट्रिफिकेशन जो होता है वो ग्रेटर देन 900 डिग्री सेल्सियस पे होता है और यहाँ पे अचीव करता है ग्लेसी सरफेस। अब ग्लेसी सरफेस मतलब क्या होता है, ग्लेसी सरफेस मतलब होता है स्मूथ, राइट। उसके बाद होता है शाइनी, मतलब इस टाइप का टेक्सचर हमको आने लगेगा ग्रेटर देन 900 डिग्री सेल्सियस में। ग्लेसी सरफेस का मतलब ये होता है शाइनी हो जाता है सरफेस, स्मूथ हो जाता है, तो ये अचीविंग होता है, अचीविंग ग्लेसी सरफेस। समझ में आ गया ग्लेसी सरफेस क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग वहाँ पे देखे थे कि बर्निंग का, देखिए दिखाते हैं आपको कि बर्निंग का होता है प्रोसेस। बर्निंग का 2 तरीके होता है, क्लैंप में और किल्न में, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्लैंप क्या होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्लैंप का एक हम तस्वीर दिखा देते हैं, ठीक ना। ये देखिए एक फिगर है, क्लैंप ऐसा होता है, ठीक। इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्लैंप है, ये यहाँ भी फिगर बना हुआ है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है इट इज़ चीफ एंड ईजी मैथड ऑफ बर्निंग। जो ये क्लैंप होता है ये आप लोग देखे होंगे, अगर जो गांव से होंगे अधिकतर यही यूज होता है क्योंकि सबसे ये इजी मेथड है और चीप मेथड है। इसका पहला पॉइंट में यही बताया गया है, इट इज़ चीप एंड इजी मेथड ऑफ बर्निंग। बर्निंग के लिए ये सबसे चीपेस्ट और सबसे आसान तरीका है। दूसरा पॉइंट ये है
कि देज आर कंस्ट्रक्टेड ओवर द लेवल ग्राउंड एट 15 डिग्री। मतलब जो लेवल ग्राउंड सरफेस होता है उससे ये 15 डिग्री एंगल पे इसको बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, राइट। देखिए यहाँ पे है ना, और ये भी है 15 डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, है ना। तो एंड इन प्लान इट इज ट्रेपोजोडल, और ये ट्रेपोजोडल होता है, ठीक ना। ये इंक्लाइंड है तो ये ट्रेपोजोडल है, ये 15 डिग्री है तो वही यहाँ पे लिखा गया है देज आर कंस्ट्रक्टेड ओवर द लेवल ग्राउंड इन 15 डिग्री एंड इन प्लान इट इज ट्रेपोजोडल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बर्निंग इज कैरिड आउट व्हेन 1/3 क्लैंप इज फिल्ड एंड टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट मड लाइनिंग इज डन ओवर ऑल ओवर द क्लैंप। इसका मतलब क्या है? बहुत लंबा सेंटेंस आ गया तो किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो समझाता हूँ। ये सेंटेंस ये बोल रहा है, ये पॉइंट ये बोल रहा है कि बर्निंग जो हम लोग करते हैं वो 1/3 क्लैंप जब फील्ड हो जाता है मेरा, राइट, तब 1/3 क्लैंप फील्ड हो जाता है तब हम लोग बर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। एंड टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट, और जो हीट बाहर ना निकले इसके कारण हम लोग मड का लाइनिंग कर देते हैं, ठीक ना, मड लगा देते हैं चारों तरफ। इज डन ऑल ओवर द क्लैंप के चारों ओर हम लोग मड का एक लेयर कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो हम लोग का लास्ट पॉइंट है, वो है द ब्रिक ऑब्टेन्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्वालिटी। ये पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर जो ब्रिक हम लोग को ऑब्टेन होता है बहुत ही लंबे समय के बाद, तो उसका जो यूनिफॉर्म जो उसका क्वालिटी होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब वो यूज करने के लायक नहीं होता है, राइट। तो यही यहाँ पे ये पॉइंट बोला गया है। अब हम लोग देखते हैं कि किल्न क्या होता है, ठीक है, किल्न। अब किल्न में यहाँ पे बताया गया था कि इंटरमीडिएट किल्न होता है और क्या होता है, एक कंटिन्यूअस किल्न। तो हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट किल्न में भी दो तरीके से होता है, अप ड्राफ्ट किल्न और डाउन ड्राफ्ट किल्न। तो अप ड्राफ्ट किल्न में हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट है इसका, इट डज नॉट कैरीज परमानेंट रोफ, मतलब ये परमानेंट नहीं होता है, परमानेंट, ये अप ड्राफ्ट किल्न परमानेंट नहीं होता है। और इसमें दूसरा पॉइंट है इट रिजल्ट्स इज नॉन यूनिफॉर्म क्वालिटी ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म बर्निंग प्रोसीजर्स, मतलब इसका जो रिजल्ट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म क्वालिटी होता है, इसमें यूनिफॉर्म क्वालिटी का ब्रिक नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इसमें जो बर्निंग का प्रोसेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अगर इसमें हम बर्निंग कर दिए तो ये कितना टेम्परेचर पे बर्न होगा वो किसी को पता नहीं है, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, मतलब एक यूनिफॉर्म बर्निंग प्रोसीजर नहीं है कि हम लोग इतना बर्न दे रहे हैं तो इतना ही है, ये अपने हिसाब से बर्न होगा। जितना हम लोग कोयल डालेंगे, जितना हम लोग उसमें फ्यूल डालेंगे, उतना वो बर्न होना स्टार्ट होगा, राइट। तो ये हम लोग देखें, ये क्लैंप है, राइट, क्लैंप, ये क्लैंप है, राइट। और ये जो है ये है अप ड्राफ्ट किल्न, क्या है? तो ये है अप ड्राफ्ट किल्न, राइट। देखिए यहाँ से हम लोग फ्यूल दे रहे हैं, यहाँ से हम लोग फ्यूल दे रहे हैं, लेकिन ये फ्यूल जो है वो कोई भी कांस्टेंट नहीं है, राइट, नॉन यूनिफॉर्म है। ये फ्यूल यहाँ से जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है, तो इसका जो क्वालिटी आता है वो नॉन यूनिफॉर्म आता है, ठीक ना। इसके आगे हम लोग देखते हैं एक और फिगर होगा, ये होगा डाउन ड्राफ्ट किल्न का। देखिए इसमें यहाँ से आ रहा है, ये हम लोग फायर कर रहे हैं, ये यहाँ से गया इधर आया, इसका हीट इधर आया, ये सारा जगह सर्कुलेट हो के उसके बाद यहाँ से निकलेगा, ठीक ना। तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं।
डॉन ड्राफ्ट किल। तो डॉन ड्राफ्ट किल में क्या लिखा हुआ है, इट इज परमानेंट रॉप। इसका जो रोफ होता है वो परमानेंट होता है, हेंस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। और इसका जो हीट होता है वो सभी जगह यूनिफॉर्म होता है, ठीक ना। इसका हीट जो ट्रांसफ़र होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो सभी जगह यूनिफॉर्म होता है, ठीक ना। कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्लक ऑफ किल्न itself connected with fuel channel। और फ्लक ऑफ किल जो जुड़ा हुआ होता है वो फ्यूल चैनल से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। फ्लक ऑफ किल itself connected with फ्यूल चैनल। अब नेक्स्ट किल होता है कंटिन्यूअस किल। अब कंटिन्यूअस किल में हम लोग भी 3 तरह का देखे थे, जिसमें पहला तरह का है बुल ट्रेंच किल। बुल ट्रेंच किल में क्या है, इट इज़ एन ओवल शेप। ये ओवल शेप का होता है एंड रेक्टेंगुलर शेप। ओवल शेप और रेक्टेंगुलर शेप का किल्न होता है विथ मूवेबल चिमनी। इसका जो चिमनी होता है, जो भट्टी होता है, वो मूवेबल होता है, मूव होते रहता है, राइट। इसीलिए इसको मूवेबल चिमनी बोला गया है। तो आपको ये फिगर देख के तो समझ में नहीं आएगा, राइट, लेकिन इसको हम समझाएंगे तो समझने का कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ईजी है, राइट। लेकिन ध्यान से थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 लिखा गया है, इसका क्या मतलब है उसको देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो चिमनी का जो लेंथ है वो 50 to 100 मीटर का होता है। इसी के बीच में लाई करेगा इसका लेंथ, ठीक ना। और इसका विड्थ जो होता है वो 4 to 10 मीटर का होता है, ठीक ना। इसका एक फिगर आपको हम दिखाने का ट्राई करते हैं। सॉरी, वो फिगर यहाँ पे नहीं है, बट हम वो फिगर डाल देंगे, ठीक ना। वो आप लोग देख लीजिएगा। इस फिगर में भी हम समझाने का ट्राई करते हैं, देखिएगा। ये फिगर ये बोलता है कि 1 2 3 4 5 जो है 1 में लोडिंग हो रहा है, राइट। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग समझाने के लिए लिखे हैं कि पहला में हम लोग पहला दिन समझिए। पहला में है लोडिंग, मतलब इसमें हम लोग ईंट जो सूखने के बाद हम लोग बर्न के लिए डालते हैं भट्टी में, वो हम लोग यहाँ पे डाले हैं पहला में। दूसरा में अनलोड है। यहाँ पे हम पहला में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पहला में कुछ भी लिख दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे हम लोग पहला दिन में लोडिंग, अनलोडिंग, फिर कूलिंग, फिर बर्निंग, फिर प्री हीटिंग कर दिए, राइट। तो हम लोग का चिमनी कहाँ पे रहता है, ठीक ना। लोडिंग करने के बाद हम लोग प्री हीट होता है, मतलब हीट होता है। प्री हीट के लिए मतलब हीट में जाता है, जहाँ पे मेरा हीट होगा चिमनी तो वहीं रहेगा ना। तो मेरा पहला दिन सपोज चिमनी यहाँ पे था प्री हीट के पास, राइट, मतलब यहाँ पे चिमनी था मेरा। अब हम लोग दूसरा दिन देखिए, ठीक ना। दूसरा दिन लोडिंग के बाद क्या होता है, यहाँ पे लोडिंग है, तो दूसरा दिन क्या होगा, प्री हीटिंग होगा, ठीक ना। पहला में यहाँ पे लोडिंग था, अब पहला में क्या आ जाएगा, तो दूसरा दिन प्री हीटिंग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे प्री हीटिंग आ जाएगा। और जहाँ पे अनलोडिंग था, मतलब दूसरा नंबर पे अनलोड था, यहाँ से जो सामान था वो यहाँ से निकल गया, जो ईंट था यहाँ पे अवेलेबल वो अनलोड हो गया, तो यहाँ पे लोडिंग होगा। अनलोड हो गया तो यहाँ पे लोड होगा। यहाँ पे तीसरा नंबर पे पहला दिन में था कूलिंग, ठीक ना। तो जब तीसरा नंबर पे कूलिंग था पहला दिन पे, तो दूसरा दिन पे क्या हो जाएगा, अनलोड हो जाएगा, क्योंकि पहला दिन में वो कूल हो गया है, ठीक ना। ठंड, जो ईंट ठंड होने के लिए छोड़े थे वो ईंट ठंड हो गया है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, दूसरा दिन में अनलोड करेंगे, राइट। पहला दिन में चौथा में था बर्निंग, राइट, बर्न हो रहा था, तो बर्न करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा दिन में बर्निंग हो रहा था, तो हम लोग पहला दिन में बर्निंग हो रहा है, तो दूसरा दिन में हम लोग क्या करेंगे, उसको कूलिंग करेंगे। तो दूसरा दिन में चौथा नंबर पे यहाँ पे कूलिंग आ जाएगा। पहला दिन में जो था मेरा वो 5वां नंबर पे था प्री हीट, मतलब 5वां नंबर पे मेरा प्री हीट हो रहा था। तो हम लोग प्री हीट के बाद क्या करते हैं,
थोड़ा सा हीट देने के बाद क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं, ठीक ना। तो सेकेंड डे में उसको हम लोग बर्निंग में भेज दिए, मतलब 5वां नंबर पे सेकेंड दिन बर्निंग हो गया। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। तो देखिए पहला दिन में मेरा चिमनी कहाँ था, प्री हीट, मतलब 5वां पे था। लेकिन दूसरा दिन में मेरा चिमनी कहाँ आ गया, पहला पर आ गया, राइट। यहाँ पे चिमनी आ गया, जहाँ पे प्री हीट वहाँ पे चिमनी। उसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट वही किया हुआ है कि जैसे यहाँ पे लोडिंग है, लोडिंग के बाद प्री हीट आया। अब पहला दिन में तीसरा दिन में पहला नंबर पे क्या आएगा, प्री हीट के बाद बर्निंग आएगा ऑब्वियस, राइट। उसके बाद यहाँ पे लोडिंग हुआ, दूसरा दिन में लोडिंग हुआ, तो तीसरा दिन में क्या आएगा, लोडिंग के बाद प्री हीट आएगा। उसके बाद यहाँ पे अनलोड है, तो अनलोड के बाद क्या आएगा, लोड करेंगे। दूसरा दिन में कूलिंग था, तो तीसरा दिन में क्या हो जाएगा, अनलोडिंग। क्योंकि समझने वाला बात है, कूलिंग हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अनलोड करेंगे। बर्निंग हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे बर्न हो जाएगा, पूरा मेरा ब्रिक बर्न हो जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, ठंड करने के लिए छोड़ेंगे, कूलिंग के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे फिर वही नेक्स्ट उसी तरह चलते गया है, ठीक ना। ये कंटिन्यूअस है, तो ये चलते गया, चलते रहेगा। जहाँ जहाँ प्री हीट होगा वहाँ वहाँ मेरा चिमनी लगेगा, चिमनी घूमते रहेगा। चिमनी मूवेबल है, ऊपर पॉइंट में लिखा हुआ था। यहाँ पे बर्निंग हुआ तो यहाँ पे कूल होगा, यहाँ पे कूल हुआ तो यहाँ पे अनलोड होगा, यहाँ पे अनलोड हुआ तो यहाँ पे लोड होगा, राइट। मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां में मूवेबल है, ठीक है। मतलब लोडिंग के बाद प्री हीट होता है, लोड किए उसके बाद उसको प्री हीट देंगे, प्री हीट के बाद उसको बर्निंग करेंगे। जब पूरी बर्न हो जाएगा तो उसको कूलिंग के लिए छोड़ देंगे। जब कूल हो जाएगा तब उसको अनलोड कर देंगे, और जब अनलोड हो जाएगा तब उसको लोड कर देंगे वहाँ पे ईटा हम लोग, ठीक ना। तो यही इसका प्रोसेस है, और यही इसका चलते रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो। तो इसीलिए इसको हम लोग कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ किल्न भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है हॉफमैन किल्न। हॉफमैन किल्न में क्या होता है, इट इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शनल हैविंग वन या सिंगल सेंट्रल चिमनी विच इज फिक्स्ड नॉट मूवेबल, राइट, नॉट मूवेबल। मतलब ये एक सर्कुलर होता है, राइट। ये एक सर्कुलर टाइप का एक चिमनी होता है, ठीक ना। क्रॉस सेक्शनल इसका सर्कुलर होता है, और यह एक सिंगल चिमनी होता है, एक ये सिंगल चिमनी होता है, और ये फिक्स्ड होता है, ठीक ना। ये फिक्स्ड होता है, मूवेबल नहीं होता है। लेकिन ऊपर वाला क्या था मेरा, ऊपर वाला जो ये चिमनी था बुल ट्रेंच किल्न, ये मूवेबल था, लेकिन ये मूवेबल मेरा नहीं है। दूसरा पॉइंट ये इसका ये है कि दिस किल्न कैरीज 4 कैटेगरीज ऑफ गेट इन ऑल जोन। मतलब इसके सारे जोन में 4 कैटेगरीज के गेट होते हैं। कौन कौन से गेट होते हैं, तो मेन गेट होते हैं, कम्युनिकेशन गेट होते हैं, फ्यूल होल होता है, और रेडियल फ्यूल होल होता है। मेन गेट को mg से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। कम्युनिकेशन गेट को cg से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूल होल को fh से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसमें किए हैं क्योंकि इससे समझ में आएगा, ठीक ना, अच्छा तरह से। क्योंकि इतना लंबा लंबा वहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म इसका यूज किए हैं, रेडियल फ्यूल गेट RFG, राइट। यही इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज किए हैं। इसमें हम लोग हॉफमैन किल्न का ये डायग्राम देखते हैं, तो आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ। ये जो डायग्राम है वो बुल ट्रेंच किल्न का है, ठीक ना, और हम लोग हॉफमैन किल्न का डायग्राम दिखाते हैं। यह है क्रॉस सेक्शनल व्यू इसका। हम लोग पॉइंट में देखे थे ना कि लिखा हुआ था कि सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शनल, तो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शनल होता है, ठीक ना। और इसका ये सेक्शन देखिए साइड से, ये है इसका एक्चुअल डायग्राम, ठीक ना। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 1 2 से 12 तक क्या है, राइट। तो आप पहले ये एक फिगर देख लीजिए ध्यान से, ठीक ना। उसके बाद हम पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम समझाने का कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है ये। लेकिन अगर ध्यान से समझिएगा, 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा ना, तो ईजिली समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डे 1,
मतलब पहला दिन में हम लोग जो 1 और 2 वहाँ पे है, राइट, 1 और 2 जो वहाँ पे है उसमें हम लोग लोडिंग कर रहे हैं, ठीक, 1 और 2 नंबर में हम लोग लोडिंग कर रहे हैं। तो लोडिंग में हम लोग मेन गेट, MG और CG कम्युनिकेशन गेट ऑन रखेंगे, ठीक ना, ओपन रखेंगे, और जो 3 और 4 है वो अनलोड कर रहे हैं, ठीक ना। लोडिंग के 3 और 4 में हम लोग क्या कर रहे हैं, अनलोडिंग कर रहे हैं। अनलोडिंग में भी मेन गेट और कम्युनिकेशन गेट ओपन रहेगा। 5, 6, 7, 8 में कूलिंग हो रहा है, ठीक है, तो कूलिंग में भी मेन गेट ओपन रहेगा क्योंकि वहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर आएगा, हवा आएगा, तो वो कूल जल्दी होगा, ठीक ना। और कम्युनिकेशन गेट भी ऑन रहेगा, ओपन रहेगा। और जो 9th और 10th जोन में है वहाँ पे बर्निंग हो रहा है, तो बर्निंग में क्या क्या रहेगा, तो फ्यूल होल वहाँ पे चाहिए, तो फ्यूल होल वहाँ पे ओपन रहेगा, उसका गेट ओपन रहेगा, और कम्युनिकेशन गेट भी ओपन रहेगा। और 11 और 12th में भी प्री हीट हो रहा है, तो उसमें भी कम्युनिकेशन गेट ओपन रहेगा और वहाँ पे रेडियल फ्यूल गेट्स ओपन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लोज कौन कौन सा रहेगा, कहाँ कहाँ क्लोज रहेगा, कौन कौन सा गेट, तो 12 और 1 में कम्युनिकेशन गेट, 12 से लेके 1 तक यहाँ पे डैश है, राइट, यहाँ पे डैश है, 12 से 1 के बीच में कम्युनिकेशन गेट बंद रहेगा। यहाँ पे क्रॉस का मतलब है बंद रहेगा, और सही का मतलब है टिक लगा हुआ है, उसका मतलब ओपन रहेगा। 11th और 12th में मेन गेट बंद रहेगा। यहाँ पे 11th और 12th में क्या रहेगा, मेरा मेन गेट बंद रहेगा। यहाँ कम्युनिकेशन गेट ओपन है और रेडियल फ्लू गेट ओपन है, यहाँ पे मेन गेट्स बंद रहेगा। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में फ्यूल होल क्लोज रहेगा और रेडियल फ्लू गैस भी ऑफ रहेगा, मतलब इसका दोनों का गेट्स क्लोज रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे में देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट डे में क्या है कि 1 और 2 में क्या था, 1 और 2 में क्या हो रहा था, मेरा लोडिंग हो रहा था, यहाँ पे लोड हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, प्री हीटिंग। तो प्री हीटिंग में क्या है, यहाँ पे देखे थे हम लोग कि प्री हीटिंग में क्या क्या चाहिए, कम्युनिकेशन गेट, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गेट है, और रेडियल फ्लू गेट ओपन रहेगा। यहाँ पे तीसरा और चौथा मतलब 3rd और 4th जोन में क्या था, लोडिंग था, ठीक ना। लोडिंग में मेरा मेन गेट और कम्युनिकेशन गेट हमको ओपन चाहिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे है 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 में अनलोडिंग है। इस 5, 6, 7, 8 जोन में अनलोडिंग है, अनलोड हो रहा है यहाँ से, तो अनलोड के लिए भी मेन गेट और कम्युनिकेशन गेट ओपन चाहिए, ठीक ना, ओपन होना है। और 9th और 10th में कूलिंग हो रहा है, ये दोनों जोन में कूल हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमको मेन गेट और कम्युनिकेशन गेट ओपन चाहिए। और 11th और 12th में बर्निंग हो रहा है, तो बर्निंग में हमको फ्यूल होल ओपन चाहिए और फ्यूल होल और कम्युनिकेशन गेट ओपन चाहिए। अब यहाँ पे क्लोज कौन कौन सा जोन में क्या क्या है, तो 2 और 3 में कम्युनिकेशन गेट मेरा क्लोज है, नहीं ज़रूरत है। अब 2 और 3 में क्या क्या हो रहा है, तो 2 और 3 नहीं होगा, 2-3 होगा, यहाँ पे डैश होगा, राइट। 2-3 में कम्युनिकेशन गेट क्लोज होगा, और 1-2 मतलब 1 से 2 के बीच में जो गेट होगा वो मेरा मेन गेट क्लोज होगा, और 2 से 3 के बीच में कम्युनिकेशन गेट क्लोज होगा। तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा समझने का, ईजी है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप लोग रिवीजन करके थोड़ा सा माइंड लगा के समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसका ये है एक फिगर, ठीक ना, वो देखिए कैसा है, पूरा फिगर आपको हम दिखा देते हैं, ठीक ना। ये सारा जोन है, समझे, 1, 2, 3, ठीक ना। तो 1 और 2 में हम लोग अनलोड कर रहे थे, 3 और 4 में हम लोग 1 और 2 में लोडिंग कर रहे थे, 3, 4 में हम लोग अनलोडिंग कर रहे थे,
5 6 7 8 तक हम लोग कूलिंग कर रहे थे, 9 10 तक हम लोग बर्निंग कर रहे थे, और 11 to 12 तक हम लोग प्रीहीटिंग कर रहे थे। देखिए इसका एक चिमनी है, ये मूवेबल नहीं है, फिक्स्ड चिमनी है, राइट। और ये सब इसका होल है, ये गेट्स है, ये सारा जो है ना, ये सब ये गेट्स है, ये सब सारा ना गेट्स है, ठीक ना। तो आज हम लोग का लेक्चर इतना ही तक था। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ या टेस्ट ऑन ब्रिक, ब्रिक का क्या क्या टेस्ट होता है, क्या क्या हम लोग टेस्ट करते हैं ब्रिक बनने के बाद, ठीक ना। तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।